आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का उसको सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, एग्जांपल्स आपके साथ खुद करनी है जो चैप्टर के अंदर है। तो हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले तो पहला न्यूमेरिकल जो सेकंड चैप्टर का है उसकी स्टेटमेंट क्या है। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी को कहते हैं। तो उसके अंदर क्या कह रहा है, अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट द पॉइंट। तो जो उसकी टेल है वो किस पॉइंट पे है, -2 एंड -3 पॉइंट पे, उसको उसने पी कहा हुआ। एंड इट्स टिप, और जो उसकी यानी कि टिप है, या फिर आप जिसको कह सकते हैं कि उसका जो हेड है एट क्यू पॉइंट, उसकी उसने वैल्यू भी दी है उस कोऑर्डिनेट की 3 और 9। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हमने कैलकुलेट करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। पहली बात आपको पता मुझे जो हमारा कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है वो एक्स वाई होता है, और दूसरी बात जो हमारा पॉइंट पी लिखा हुआ है, तो आपको पता है कोई भी जो पॉइंट लिया जाता है उसमें पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है और दूसरा वाई का होता है। ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो हम चलते हैं पॉइंट। एक में सबसे पहले आपको पता है न्यूमेरिकल के अंदर आपको डाटा जो गिवन होता है वो लिखना होता है, फिर आपने फार्मूला हो तो वो, नहीं तो कैलकुलेशन, और लास्ट में जो आपका रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले डाटा में हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। पॉइंट पी और क्यू, यही दो दिए हुए आपको स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहा होगा। तो पॉइंट पी लिख लिया और पॉइंट क्यू भी लिख लिया। 2 पॉइंट, जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है, ये पहला स्टेप होता है डाटा, और दूसरा स्टेप होता है कि जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है टू फाइंड, तो वो डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने कैलकुलेट करना है, पी और क्यू के दरमियान। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ज़ाहिर है सबसे पहले हमें इन जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो जिनको हम पोजीशन वेक्टर भी यहाँ कहेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिखेंगे, तो आपको पता है जो वेक्टर की फॉर्म होती है उसको हमने यहाँ पे r1 का नेम दे दिया। और ये जो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब भी लिखते हैं तो आपको पता है यूनिट वेक्टर यूज करते हैं i j, और अगर 3 कोऑर्डिनेट हो तो k भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ही है, तो इट मींस कि हमारा जो r1 बनेगा पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर, उसको r1 कह लेंगे वेक्टर फॉर्म में, और इसके जो अब ये पार्ट्स बनेंगे वो -2i -3j। ये जो दोनों यही टर्म थी यही लिखी, और यूनिट वेक्टर i और j की फॉर्म में हमने लिखा है, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। आगे इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू भी लिखेंगे, तो 3 9 है तो r2 कहेंगे और 3i + 9j आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म थी इस वजह से। अब हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि दो पोजीशन वेक्टर अगर आ जाए दोनों पॉइंट्स के, तो उनका डिफरेंस लेके हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, तो इसको सिंपल उसने r हम कह सकते हैं, और इसका फार्मूला आपको पता है, जब भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं, तो फाइनल हमारा r2 माइनस इनिशियल पॉइंट r1 जहां से स्टार्ट किया था। ये फार्मूला है बेसिक, तो वही जो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। r2 भी आप हमारे पास है, r1 भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं r2 हमारे पास मौजूद है और r1, इन दोनों को बस मैथमेटिकली हमें सबट्रैक्ट करना है। वेक्टर r = 3i, यानी कि r2 की वैल्यू पुट करनी है जो सामने लिखी हुई है, 3i + 9j, आगे जो माइनस इस फार्मूले का वो लिखा है, इनटू ब्रैकेट लगा ली है। अब देखिए r1 लिखना है, तो r1 की दोनों वैल्यूज नेगेटिव, तो ब्रैकेट के अंदर आएगी, ठीक है नहीं। अब आपको पता है कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो अंदर वाली सारी टर्म के साइन को चेंज करता है, तो इसी तरह 3i उसी तरह रहेगा, + 9j भी इसी तरह रहेगा। अब ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, +2i आ जाएगा, फिर माइनस ये प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 3j। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि i वाले i में ऐड होंगे और j वाले j के अंदर। 3 + 2 ये दोनों i में है तो 5i बन जाएगा, + 9 + आपके पास 3j है तो 12j। यहां तक बात क्लियर होगी कि हमने क्या किया, दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर और उनका डिफरेंस ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नो द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है जो पड़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, वो उसके अंडर रूट के अंदर x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर + y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एज वी नो दैट यहां कह सकते हैं कि वेक्टर r अगर हम इन मैग्नीट्यूड लिखें तो ये किसके इक्वल होता है, उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर + y का स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यूज इन दैट, आपको पता है x की वैल्यू कौन सी कहलाएगी यहाँ पे, ये वाली, और ये जो होगी ये y होगी। जिस तरह वो मैंने
पॉइंट ये मिसाल लिखा था कि पहला x होता है दूसरा y, और I x को रिप्रेजेंट करता है और j y को। अगर z हमारा यूज हो रहा हो तो वो z को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सिर्फ I j है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो इसका सिर्फ जो आपके पास मैथमेटिकल नंबर है उसका स्क्वायर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 अंडर रूट आएगा, और जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो आंसर आपका 13 आता है। तो इट मींस ये हमारा न्यूमेरिकल का जो लास्ट आंसर आया 13 यूनिट्स, ये उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस था। इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से हल करना है, और ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है इसको यूनिट के अंदर सिंपल लिख देना है, ठीक है। वो मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, जो भी आप यूनिट दिया जाओ उसके मुताबिक। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। और यहाँ मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या है ये मैं थोड़ा आपको एक बार रीड कर देता हूँ। इसने कहा क्या है, अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसने कहा है कि हमारे पास एक रूम है और उसका कोई एक कॉर्नर हमने ओरिजिन ले लिया है, ठीक है, नहीं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। इफ एन इंसेक्ट, कोई एक कीड़ा है, इज सिटिंग ऑन अ एडजेसेंट वॉल विद अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 and 1, यानी कि कोई एक इंसेक्ट है वो किसी भी वॉल के ऊपर बैठा हुआ है और उस वॉल के ऊपर जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उस पॉइंट के वो दिए हुए हैं, उसको उसने कहा हुआ है 2 और 1 है। वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, और यूनिट अब मीटर में हमने लेना है, ये उसने बता दिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि ओरिजिन से हमने उसका, उस जो इंसेक्ट बैठा हुआ था, कीड़ा बैठा हुआ था, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन इन मीटर, ये उसने मेंशन कर दिया है स्टेटमेंट के साथ। अगला जो पहला स्टेप होता है वो डाटा में हम लिखेंगे सबसे पहले। ज़ाहिर है हमने चीज में ली क्या है, एक हमारे पास रूम है और उसका कोई एक कॉर्नर ओरिजिन लिया है और किसी वॉल के ऊपर वो कीड़ा बैठा हुआ है और उसने पॉइंट दिया हुआ है कि उसको पी कहने लगे, और उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। डाटा के अंदर पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर, तो वो पी हमें दी हुई है डाटा के अंदर 2 1 पॉइंट के अंदर, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि ये अगर आपका रूम हो, ठीक है नहीं, और इसका ओरिजिन वो जो कॉर्नर हमने लिया है, रूम के 4 कॉर्नर होते हैं किनारे, कोई एक कॉर्नर लिया हुआ है, उससे जो किसी एक दीवार के ऊपर इंसेक्ट बैठा हुआ है उसको पी पोजीशन कहा हुआ उसने, ठीक है नहीं, और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए 1 है, 2 and 1। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आपको पता है, हमें पता है क्या होते हैं, जो ओरिजिन होता है यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी, तो कोऑर्डिनेट्स के क्या बनेंगे, ओरिजिन के 0 0 बनेंगे। आगे डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर, अब उस कॉर्नर से हमने यानी कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है नहीं, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर में हमने वो जो ओरिजिन कंसीडर किया था उससे उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बट इन मीटर के अंदर। हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, इसमें आप देख लें। सबसे पहले as we know that, ज़रा हम जानते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है उसको पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, जिस तरह हमने पहले न्यूमेरिकल में लिखा है। तो पॉइंट हमारा क्या था, ये 2 and 1, इसको i j की फॉर्म में लिखेंगे। इसको नेम मैंने दे दिया है r, तो आप r भी दे सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को सिंपल r से ही डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो r इज इक्वल टू 2i plus j, पहला जो इसका ये टर्म है उसके साथ i, जो दूसरी टर्म है उसके साथ j, तो 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ j का मतलब 1j ही है। तो इसकी मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो तभी हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप पहले भी जानते हैं, एज वी नो दैट, जो हमने उधर यूज किया है, √x² + y²। तो अब इसमें ये टर्म x है आपकी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये किसकी वैल्यू है, y की। तो फिर इसी तरह 2 and 1 का स्केल लेंगे, यहाँ 2 का स्केल + 1 का स्केल, तो √5 आंसर आएगा। अब 5 का अगर अंडर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 2.25। अब इसका आंसर हम मीटर में लिखेंगे। ये मैंने बताया कि वहां भी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, बट हमने वहां पे जो यूनिट को नहीं लिखा था, सिंपल लिख दिया था 13 यूनिट्स, क्योंकि वहां हमें मेंशन नहीं किया हुआ था कि किस यूनिट के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ उसने मेंशन कर दिया था स्टेटमेंट में कि आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो मीटर के अंदर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 2.25 मीटर आएगा। ये था हमारा सेकंड मीटर।
ये न्यूमेरिकल नंबर हम 3 पे चलते हैं। स्टेटमेंट है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। हमें कोई एक वेक्टर दिया हुआ उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले डिफाइन आपको पता होनी चाहिए यूनिट वेक्टर होता है क्या है। यूनिट वेक्टर जो हमारा होता है उसको ए कैप से जाहिर करते हैं, हेड से भी करते हैं। ये होता है वेक्टर ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले जिसको यूनिट वेक्टर की डिफाइन आती हो तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि हमें वेक्टर ए तो दिया हुआ है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड नहीं दी। तो वही जो सॉल्यूशन में डाटा लिखेंगे वेक्टर हमें ये जो गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन वेक्टर लिया हुआ वेक्टर ए। सबसे पहले क्या लिखते हैं वेक्टर ए कितना दिया हुआ हमें 4i + 3j। तो इसको क्या करें आप 1 इक्वेशन। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट ये चीज है टू फाइंड। ये स्टेप होता है हमारा टू फाइंड जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर करना है कैलकुलेट ए का। तो वो ए हेड बनेगा। ठीक हो गया। ये हमें कैलकुलेशन करनी है। और इसके बाद फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कौन सा जो मैंने साइड पे लिखा है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसको नेम दे दें इक्वेशन ए का। हमारे फार्मूले में जो रिक्वायर्ड चीज है हमें वेक्टर तो दिया हुआ है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इट मींस कि हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। यहां मैं लिखूंगा नाउ वी फाइंड ए। ये मैं साथ में लिख दिया है मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कैलकुलेट करना है मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट। अभी हमने पहले दो न्यूमेरिकल में पढ़ा है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हमें जो दिया हुआ है ये जो टर्म है ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। आपको पता है ये पढ़ा भी हुआ है हमने पहले। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो इधर आगे कर लेंगे अंडर रूट x की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 की y की जगह 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 अंडर रूट और इज इक्वल टू 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि a की मैग्नीट्यूड कितनी आई है सिर्फ 5 आई है। तो अब वैल्यू आ गई है ना। अब नो इक्वेशन a इंप्लाइज दैट नाउ इक्वेशन a इंप्लाइज दैट इक्वेशन a ये वाली यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर कौन सा था हमारे पास 4i + 3j डिवाइडेड बाई इसका जो हमने मैग्नीट्यूड निकाली है वो कितनी 5। अब यहां पे आप लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है आपके पास दिस इज रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। अब लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4i + 3j डिवाइडेड बाई 5। a 5 इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है ये है। ओके ये था न्यूमेरिकल नंबर हमारा 3। तो बिल्कुल आसान सा काम वो सिंपल फार्मूला जो ये लिखा हुआ है अगर ये आपको क्लियर है तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल आसान सा है। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट। दो पार्टिकल हैं जिनकी लोकेशन हमें दी हुई है। पोजीशन वेक्टर पहले का भी दिया हुआ है 3i + 7j एंड टू पार्टिकल जो दूसरा था उसका r2 दिया हुआ है -2i + 3j। फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है एंड इट्स डायरेक्शन और इसी चीज की डायरेक्शन भी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस के लिहाज से इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले वही जो काम हम करते होते डाटा लिखेंगे। डाटा में हमें क्या दिया हुआ है पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल यानी कि आप लिखेंगे सिंपल लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल यानी कि पोजीशन वेक्टर भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है नहीं। तो r1 दिए गए तो किसके इक्वल है 3i + 7j के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल जो आगे लिख लेते हैं इसी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल r2 दिया हुआ है किसके इक्वल है
-2i + 3j। ये हमें स्टेटमेंट के अंदर चीजें दी हुई हैं, वो हमने लिख ली हैं। अब हम चलेंगे टू फाइंड। यहाँ दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ R2 - R1, ये निकालनी है एक चीज। और दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन कि हमने थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहली चीज की तरफ चलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले नाउ R = R2 - R1। हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? यही चीज कैलकुलेट करेंगे ना जिसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो R2 हमें दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते जाएं और हम निकालते जाएंगे इसको। इधर ये नीचे आ सकते हैं। R2 हमारे पास क्या है? -2i + 3j - R1 क्या हमारे पास हमें दिया हुआ है? -3i हो जाएगा और ये -7j हो जाएगा। क्योंकि -R1 के सारे साइन चेंज रहेंगे। ये 3i और 2i सेम है तो ये दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव का रहेगा। तो 5i आ जाएगा आंसर। तो आप देखें प्लस एंड माइनस, तो ये आ जाएगा -4j। यानी कि -7j में से 3j निकाल ऐड करते हैं, -7j + 3j, तो वो -4j आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास R। नाउ फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। और हमने इसकी क्या कैलकुलेट करनी है जी? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। और -2 -3 यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे R की मैग्नीट्यूड। यहाँ हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है? आपने पढ़ा भी हुआ है, अभी हमने दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फार्मूला यूज किया है, x² + y² का अंडर रूट। हमारे पास x क्या है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, जो i के साथ होता है वो x होता है और ये y। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, इज इक्वल टू अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 25 पॉजिटिव ही आएगा प्लस 16 ही आएगा। ठीक हो गया। ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट। अब इन दोनों को ऐड करें तो 41 का अंडर रूट R की जो मैग्नीट्यूड है आपके पास। अब इसका अगर आप लेते हैं अंडर रूट, इतना भी रहने फिर भी ठीक है, अंडर रूट लेते हैं तो 6.4 आ जाएगा आंसर इसका। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। ठीक है, नहीं सिंपल 6.4। अब हमने ज़ाहिर किसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी थी? ये जो R2 - R1 है और इसी की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी थी। जब हमने ये कैलकुलेट किए हैं R2 - R1 तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 2 -5i -4j। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा था कि पहले के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ये पढ़ा हुआ है आपने। और दूसरे के अंदर जाएं तो यहाँ पे जो है पहला नेगेटिव हो जाता है, x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव। इधर जाए तो दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। जब फोर्थ के अंदर जाते हैं तो हमारे पास नीचे है तो y नेगेटिव लेकिन x पॉजिटिव होता है। तो मतलब आप क्या लिखेंगे? प्लस एंड माइनस। पहला x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा y को, लेफ्ट और राइट याद रखना है। पहले के अंदर x y दोनों पॉजिटिव, इसके अंदर जो है x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसके अंदर दोनों नेगेटिव x y, और इसके अंदर x जो है हमारा पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अब हमारे पास देखिए x भी नेगेटिव वैल्यू आई है और y भी नेगेटिव आई है। तो दिस मींस ये हमारा जो यानी कि R2 - R1 है या फिर R जो सिंपल है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? थर्ड के अंदर। किसके अंदर? थर्ड के अंदर। थर्ड होता कैसे है ये बताएं। आपको पता है यहां से यहां 180 डिग्री प्लस कुछ एंगल करें तो हम थर्ड में जाते हैं। तो इट मीन कि हमारे पास जो आई की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5। तो इट मींस कि सबसे पहले हमें 5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा ली है ना। अब हम इसके पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए जो फार्मूला लिखेंगे वो मैंने लिख दिया है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5 इक्वेशन। इसको बी कहना या ये कहना आपकी मर्जी है, जो मर्जी है। अब इसमें हमने करना क्या है?
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि थीटा निकालने के लिए हमें फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चल गया था उधर से कि हमारा जो इनके दोनों कोऑर्डिनेट्स है वो थर्ड के अंदर है एक्स वाई, तो हमारा जो डायरेक्शन होगी वो थर्ड की तरफ है। और वो कैसे आती है कि अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल प्लस करें तो हम थर्ड में पहुंचते हैं। तो थर्ड में पहुंचने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। अब हमने सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, फाई। तो एज फाई इज इक्वल टू tan फाई होता है, ठीक है नहीं, डायरेक्शन tan फाई इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आ जाएगा इनटू y कंपोनेंट हमारा कौन सा था, -4 डिवाइडेड बाय -5। तो सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आप लोग कर देंगे 4/5, यानी कि 5 की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 4/5। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 0.8, tan इनवर्स इनटू 0.8। अब आपको पता है इसके बाद भी क्या करना होता है, शिफ्ट 10 दबाएंगे तो tan इनवर्स आएगा कैलकुलेटर पे। क्या मैंने क्या वर्ड बोला है, कैलकुलेटर के ऊपर एक शिफ्ट का बटन होता है, उसके साथ शिफ्ट 10 लगाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। इनटू 0.8 लिखेंगे तो आंसर जो आएगा वो 36 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये 38.6 डिग्री। ये आपका फाई एंगल आ गया जो आपने आपको रिक्वायर था। अब आपके फार्मूला बी की तरफ चलना है। क्वेश्चन बी इंप्लाइज है थीटा कैलकुलेट करना था 180 डिग्री प्लस 38.6 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल आएगा आप इसको सम अप कर लें। तो ये देखिए 180 प्लस 38, तो ये हो गया कितना हो जाता है 219 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है, ठीक हो गया। ये कैलकुलेटर वाला काम है, ये कॉन्स्टेंट काम नहीं है, ठीक है। इन दोनों को सम अप करना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये बता। तो ये था डायरेक्शन किसका, R2 माइनस R1 का। और ये हमने फार्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे एक्स वाई कंपोनेंट जो थे वो दोनों नेगेटिव आए थे और वो किस में होते हैं, थर्ड में होते हैं। ये रूल था। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। बहुत ही आसान है, इसको समझ के करना है, ठीक है। जब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है, स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट ये है कि इफ वेक्टर बी इज ऐड टू वेक्टर ए, अगर हमारे पास वेक्टर बी को हम वेक्टर ए के अंदर ऐड करें, देन द रिजल्ट इज 6i प्लस j। तो यानी कि दो वेक्टर है हमारे पास, सिंपल ए और बी, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि b माइनस a करते हैं, a माइनस b करते हैं सॉरी, तो देन द रिजल्ट इज दैट, यानी कि दो वेक्टर हैं दोनों को जमा करते हैं तो एक आंसर आता है, और हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो आंसर ये आता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो हमने a की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले वेक्टर a कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डाटा में आप क्या लिखेंगे, आपको क्या दिए हुए दो चीजें दी हुई कंडीशन, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना दिया हुआ है 6i प्लस j, इक्वेशन 1 के। दूसरा दिया हुआ है कि if b is subtracted from a मीन कि a माइनस b आएगा, ठीक है नहीं, तो a से b को माइनस किया जाता है, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो क्या आंसर आता है, रिजल्ट क्या आता है -4i प्लस 7j। ये बिल्कुल आसान सा काम है, दोनों वेक्टर को सम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, माइनस करते हैं तो क्या। अब इक्वेशन इसको 2 कह रहे हैं, ऑपरेशन 1 और 2, तो आप करेंगे आप सिंपल कैलकुलेशन के अंदर आपने कैलकुलेट क्या करना था, वो आप टू फाइंड याद लिख सकते हैं, ठीक है। आप टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, सिंपल आप एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा वो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b लेफ्ट साइड पे ऐड होगी, प्लस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यानी इक्वेशन 1 प्लस 2 अब राइट साइड पे ऐड होगी, 6i प्लस j आगे -4i प्लस 7j। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 तो 2i आ जाएगा एंड 7j प्लस 6 तो आ जाएगा प्लस 8g। तो आपके पास इधर देखिए b एंड माइनस b प्लस b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस a कितना आ जाएगा, 2 वेक्टर लिखाएंगे इनटू 2i प्लस 8g। हमने सिर्फ a निकालना था पहले और उसकी मैग्नीट्यूड हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो 2 को डिवाइड कर देंगे, अगले स्टेप में इधर वेक्टर a बचेगा
2 पे 2 जाके इधर डिवाइड होगा तो सिंपल आई बच जाएगा प्लस 4g, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब ये वेक्टर हमारे पास ये आ गया तो अब हम इसकी सिंपल मैग्नीट्यूड लेनी है। वेक्टर ए की यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ है ना फार्मूला मैग्नीट्यूड का। दोनों की वैल्यू हमारे पास ये एक्स की है तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या आएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 17। वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी वो आएगी अंडर रूट 17। और अगर इसको आप अंडर रूट की वैल्यू रखते हैं तो 4.1 यूनिट्स के अंदर आती है। तो ये 4.1 है। तो ये क्या है हमारे पास ए की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो इतने टाइम यूनिट आएगी। मैग्नीट्यूड किसी भी हो सकती है। इस यूनिट का मतलब पता है क्या मैंने बताया भी है कि यूनिट कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ तो जो यूनिट देंगे उसके अंदर आंसर लिख देंगे। तो यहाँ कोई यूनिट नहीं है मतलब सिंपल 4.1 मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या? ये था न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।